મેમણ સમાજ તમામ સમાજના પ્રમુખશ્રીઓ અને આગેવાનોનું શહેર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ વતી હાર્દિક સ્વાગત છે। તમામ મોલી ઇકબાલ સાહેબ સ્ટેજ પર આવશે, મોલી દાઉદ સાહેબ સમાજના પ્રમુખશ્રીઓ સ્વાગત પ્રવચન રજાકભાઈ આવશે। સમય બહુ લેવાઈ ગયો છે। રેલી નહીં પણ આ એક મહારેલી હતી અને આ એવી મહારેલી હતી કે જે 500 રૂપિયા ઉમેદવારના ખર્ચે નાખીને પેટ્રોલ પુરાવીને બાઇક લઈને નહોતા આવેલા, સ્વયંભૂ લોકો પોતાની ઈચ્છાથી આવેલા। આ એ મહારેલી નિવાસી માંગરોળ માળીહાટના વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી બાબુભાઈ વાજાના સમર્થનમાં યોજાયેલી આ રેલી નહીં પરંતુ ભવ્ય રેલીમાં અને આ ભવ્ય સમારંભમાં અને સભામાં સૌનું સ્વાગત છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે આપણી સામે જે પક્ષો છે એની શું નીતિ છે, શું રાજનીતિ છે, શું કૂટનીતિ છે, એટલે આપણે સૌએ સમજી વિચારી અને આપણા ઉમેદવાર બાબુભાઈને વિજયી બનાવવાનું છે। આજે આપણે જેટલા લોકો ઉપસ્થિત છીએ એ અગર આપણે એક વ્યક્તિ એવું ધારી લઈએ, એવું ઈચ્છીએ કે આપણે એક વ્યક્તિ 5 મત નકારશું તો બાબુભાઈ ટંકી બહુમતી જીતે છે। આપણી પાસે સમય બહુ ઓછો છે એટલે આપણે આપણા મહેમાનને ખાસ સમય આપવાનો છે એટલે મહેમાનને આપવું એ પહેલા આપણે જમિયતુલમાં જુનાગઢ જિલ્લાના પ્રમુખ મૌલાના ઇબ્રાહિમ મુદિયા સાહેબને હું કહું છું કે 3 થી 4 મિનિટમાં પોતાનું વાત રજૂ કરશે। મૌલાના ઇબ્રાહિમ મૌલાના સજ્જાદા નસીર તુરકાન બાપુ સાહેબ અત્યારે કામ સબબ બહાર છે। અગર એમના પ્રતિનિધિ સૈયદ મોઇન બાપુ સૈયદ હાજર છે, તસ્લીમ બાપુ આમદ બાપુને વેલકમ। મજામાં मैं सबसे पहले हेलो शांति आज की विधानसभा इलेक्शन के सिलसिले में हमारे मेहमान मुकर्रम के इस्तेकबाल पीछे वाले बैठे बहुत ही जल्दी, चूंकि हमारे इमरान भाई जो है वो सियासी आदमी बाद में है, पहले शायर है, तो इसी सिलसिले के अंदर मैं आपकी मजलिस को थोड़ा गरमाना चाहता हूँ और इस इस्तेकबाल के साथ के अंदर आवाज न करे, इसलिए कि हमारे मेहमान को अभी बहुत जल्दी अमरेली जाना है, बहुत दूसरा काम है। इलाहाबाद से कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, 4 बजे पहुंचने का है। फरमाते हैं कि जिक्र खुदा में हरदम रहना। भाई सुनेंगे, भाई सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, हवा ऊंचा मेरा थोड़ा। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं, ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं, जुल्म की ऐसी जुल्मत में इंसान का बचाना मुश्किल है, मुस्लिम बनकर हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ऐसे जैसे कि हम इस्लामी उसके अंदर हो, यहाँ पर कितने टकावारी अक्सरियत और अकलियत को देखना है और हमें जीना किस तरीके से है। शायर कहता है, सुने बराबर सुनिए, जनता की सेवा करना हर एक के दिल का जज्बा है, जनता की सेवा करना हर एक का दिल का जज्बा है, मंगरौल में रहकर लीडर बनना सबके बस की बात नहीं। अच्छे आंदोलन छोड़ देते हैं, ये 2 बजे तक 3 बजे तक के अंदर हमारा पूरा का पूरा झाला का सर्कल है, सजमानी और सियासी काम के अंदर आगे बढ़े हुए हैं और इसी वक्त के अंदर आपसे वोट लेने के लिए बाबू भाई के लिए इंशाल्लाह इसी कुर्बानी से आएंगे। मैं फिर से शेर पढ़ता हूँ, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। जनता की सेवा करने का
मोहब्बत करना सबके बस की बात नहीं। इंशाल्लाह पंजे को जिताएंगे। રાજ્યસભાના સાંસદ અને ઓલ ઇન્ડિયા માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ જનાબ ઇમરાન સાહેબ પ્રતાપગઢી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। વેલકમ ઇમરાન સાહેબ। बहुत शुक्रिया। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ मौजूद हमारे मौजूदा एमएलए और होने वाले एमएलए बाबू भाई, 19 जमातों के जो सदर यहाँ बैठे हैं। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी निकलना है, मैं एक एक करके सबका नाम न लेकर के सीधे ये कह रहा हूँ कि ये तमाम जो मोतबर शख्सियतें हमारे बीच में बैठी हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं, मेरे बुजुर्ग, तमाम माएँ बहनें, नौजवान साथी। मैंने बस मांगरोल के बारे में सुन रखा था, लेकिन आज हेलीपैड पे उतरने के बाद से यहाँ तक जो जज्बा देखा है, जो हौसला देखा है, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूँ। ये जज्बा बरकरार रहे, ये जज्बा ही सबसे बड़ी ताकत है, ये हौसला सबसे बड़ी ताकत है। आप यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस आपसे 2-3 बातें कहने के लिए आया हूँ। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया हूँ। मेरे भाई, ये मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। गुजरात इलेक्शन के मुहाने पर है, आने वाले चंद दिन बाद आपको पोलिंग बूथ पर जाना है और गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मेरी नई नस्लों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप मुझे जितना जानते पहचानते होंगे, मैं सियासत में आने से पहले भी, सियासत में महज 3 साल से हूँ, सियासत में आने से पहले भी आप इस बात से वाकिफ हैं कि मेरी जिंदगी का एक भी लम्हा आपकी फिक्र के बगैर नहीं गुजरा है। खुदा ने मुझे जो हुनर दिया है, खुदा ने जो मुझे कलम की ताकत दी है, मैंने उस ताकत का इस्तेमाल जुल्फ और आंचल पे नज़्में कहने के लिए नहीं किया। मैंने उस हुनर का इस्तेमाल अपने कलम की ताकत से पहलू खां की माँ के आंसू लिखे, मैंने नजीब के माँ की आंसुओं को नज्म बनाया, मैंने हुकूमत से आंख मिला करके सवाल किया। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं डटा हुआ हूँ, मैं लगातार लड़ रहा हूँ। पिछले 3 साल पहले सियासत में इसलिए आया क्योंकि एक दिन जब राहुल गांधी जी से तो मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि इमरान, तुम जिन मुद्दों पर बात करते हो, जिन मसलों पर नज़्में कहते हो, अगर चाहते हो कि उन मसलों का हल निकले तो सियासत में आओ। सियासत में आना जरूरी है। और आज पिछले 3 साल से सियासत में हूँ और ये कांग्रेस पार्टी का जज्बा है और कांग्रेस पार्टी की फराख दिली है कि मुझ जैसे बेबाक इंसान को सीधे उन्होंने उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में पिछले दिनों बैठाया, जहां मैं खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर अब बोल रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, सवाल पूछूंगा। मैं यहाँ खड़ा होकर के बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए मैं बेटे की तरह हूँ, तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिनके लिए बड़ा भाई हूँ, कुछ के लिए छोटे भाई की तरह हूँ, यहाँ बहनें हैं, माएँ हैं। मैं सबसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, वो जो सियासी दुश्मन है वो बहुत शातिर है। वो जानता है कि अकेले जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार सरकार बनते बनते रह गई थी कांग्रेस की गुजरात में। हालत ये हो गई थी कि मोदी जी को सी में अपना प्लेन उतारना पड़ा था, पानी में करतब दिखाने पड़े थे, तब गुजरात में सरकार बन पाई थी, और वो भी बहुत थोड़े अंतर से। तो उन्हें यह पता था कि इस बार गुजरात की आवाम परिवर्तन के मूड में है। पिछले 27 साल से यहाँ की आवाम बेहाल है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इनके तमाम सियासी जुमले झूठे साबित हो चुके हैं, आवाम गुस्से में है। उन्हें पता था ये बात, और ये बात पता थी तो उन्हें पता है कि मैं अकेले नहीं जीत सकता, भाजपा अकेले नहीं जीत सकती, तो फिर उन्होंने अपने 2 दोस्त बुलाए। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं एक दिल्ली वाले की और एक हैदराबाद वाले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने 2 दोस्त बुलाए, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, खुदा माफ करे मुझे, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़े थी कि 2013 में जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ
तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे, आज वो कहां हैं, उनकी तारीख उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो आंदोलन दरअसल नरेंद्र मोदी की दिल्ली में सत्ता पे ताजपोशी के लिए हमवार करने की, रास्ता हमवार करने का जरिया बना। मेरे भाई, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम 8 साल से झेल रहे हैं इस देश में। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बैठाने के लिए, और वो किसने किया? ये काम किया केजरीवाल ने। आपके बीच में आएंगे वो, आपसे कहेंगे ये झाड़ू पकड़िए, हम सफाई करना चाहते हैं। दरअसल सारा कचरा वहीं पे भरा हुआ है। वो सफाई नहीं करना चाहते, वो आपका वोट काटना चाहते हैं, आपको बांटना चाहते हैं, और उनके बांटने से उन्हें पता है कि भाजपा की मदद होगी। दिल्ली में दंगा हुआ, अगर अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज बोला हो तो मैं कल सियासत छोड़ दूंगा। मेरे भाई, कोविड के दौरान जब मरकज के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था टीवी चैनलों पर, तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मरकज पर FIR होनी चाहिए। मुझे वो दिन याद है, मैं भूला नहीं हूं। मैं भूला नहीं हूं कि अभी एक टीवी चैनल वाले ने मनीष सिसोदिया, जो उनके डिप्टी CM हैं, उनसे सवाल किया कि भारत की बेटी बिल्किस के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा हम उस पर क्यों बात करेंगे। मेरे भाई, आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके मसलों पर आपके साथ खड़ा कौन है। ये बहुत नाजुक वक्त है, दुश्मन बहुत शातिर है। अरविंद जी आए थे, उन्हें बिठा लीजिए, कहीं आसपास बिठा लीजिए, अच्छे आदमी हैं। दुश्मन बहुत शातिर है, उन्हें पता है कि लोगों में गुस्सा है। गुजरात की आवाम 27 साल के भ्रष्टाचार का जवाब चाहती है। गुजरात की आवाम पूछ रही है गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात की हुकूमत से, कि जो मोरबी में 135 लाशें बिछी थी, उन लाशों का जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है वो अभी तक जेल की सलाखों से बाहर क्यों है। गुजरात में गुस्सा है, गुजरात की आवाम नाराज है। यहां का जो विकास का सच है वो झूठा है। पर्चे लीक हो रहे हैं। नौजवान जब नौकरियां देने के लिए, एग्जाम देने के लिए पर्चा भरता है, तो एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं। यह है इस गुजरात के विकास का सच। ऊना में आपने देखा कि किस तरह से दलित भाइयों को गाड़ी से बांध करके, कपड़े उतार करके उन्हें पीटा गया। यह है इस गुजरात का सच। हमारे एक आदिवासी विधायक अनंत पटेल को किस तरह लहू लहू कर दिया गया। यह है इस गुजरात के विकास का सच। और गुजरात के विकास का सच तो यह है कि उधर लाल किले पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करते हैं और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उधर वो ये नारा दे रहे होते हैं और इधर उनके गुजरात में भारत की एक बेटी बिल्किस बानो के आरोपी 11 बलात्कारी रिहा किए जा रहे होते हैं। ये है उनके इस नारे का सच। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने संस्कृत का एक सूत्र वाक्य सुना है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आने वाले 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वहां खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, जिस देश में नारियों की पूजा होती थी वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन आपके गुजरात में तो बलात्कारियों की पूजा हो रही है और आप चुप हैं। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मैं सवाल पूछूंगा, आपकी तरफ से सवाल पूछूंगा, लेकिन यहां खड़ा होकर के मंगरोल वालों आपसे दामन फैला के बस इतना कहने आया हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बाबू भाई को आपने 2 बार से मौका दिया है, ये आपकी खिदमत भी कर रहे हैं। कुछ कभी ऐसा हुआ होगा कि छोटी छोटी चीजों पे कोई नाराजगी होगी, कभी फोन ना उठ पाया हो, या कभी किसी मसले पर यहां मौजूद ना रहे हों और आप मौजूदगी चाहते रहे हों और नाराज हो गए हों आप। लेकिन मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी आपस की चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। खुदा के लिए, अपने छोटे मफाद के लिए किसी बड़े सौदा मत कर लीजिएगा, किसी बड़े मसले का सौदा मत कर लीजिएगा। ये जो लोग आए हैं वो जज्बाती बातें तो करेंगे, लेकिन इनका सच यही है कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मेरे भाई, उनका सच यही है। मैं देख के आया हूं उत्तर प्रदेश में, मैं देख के आया हूं बिहार में।
अभी बिहार में एक बाई इलेक्शन हुआ गोपालगंज में, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया पे उठा के देख लीजिएगा। वहां पे आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार के जो गठबंधन का प्रत्याशी था, वो जानते हो कितना वोट से हारा? 1700 वोट से। और एमआईएम के कैंडिडेट ने वोट कितना काटा? 12,000। बस आपको समझना पड़ेगा कि मेरे भाई, जहां से वो आते हैं वहां 8 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। जहां तेलंगाना में पैदाइश है, जहां पे सारी सियासत है, वहां सिर्फ 8 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब यूपी आएंगे तो 100 सीट पे लड़ेंगे, बिहार जाएंगे तो कहेंगे हम इतनी सीट पे लड़ रहे हैं, गुजरात आएंगे तो बताएंगे कि मैं आपको इंसाफ दिलाने आया हूं। मेरे भाई, मैं किसी पे पर्सनल तनकीद नहीं करता हूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे मसलों के हल उस दिन निकलेंगे जिस दिन हुकूमत बदलेगी। वरना एक विधायक, 2 विधायक जितवाने के बाद मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा पाते थाने से लोग। मैं जानता हूं जज्बाती तकरीरें अपनी जगह हैं, और गुजरात इस बार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। गुजरात बदलने जा रहा है। ये टीवी, भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों में चुनाव जीत रही है, बस जमीन पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। इस बीच में अगर एक वोट भी आपने कहीं इधर उधर दिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जिंदा दिल लोग हैं, आप हौसले वाले लोग हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का तो सोचेंगे भी नहीं। मैं तो आपका जज्बा देख करके बहुत खुश हूं। मैं तो आकर के इस स्टेज पर इतने तमाम उलेमाओं को देख करके, तमाम तलबा को देख करके, तमाम जिम्मेदारान को देख करके मुझे महसूस हुआ कि मैं बड़ी शानदार जगह और बड़ी जिंदा दिल जगह आया हूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे भाई, आपके इस हौसले को सलाम, लेकिन इस हौसले के साथ समझदारी से काम लेना है, क्योंकि समझदारी सियासत में बहुत जरूरी है। मुल्क में 2 तरह की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क उनकी तानाशाही से चलेगा, लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए आईन से चलेगा, मुल्क जमहूरियत से चलेगा, मुल्क महात्मा गांधी की सोच से चलेगा, मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से चलेगा। मुल्क किसी तानाशाही से नहीं चलेगा। और आपको जान के हैरत होगी कि जो नफरत का माहौल बनाया गया है, इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एक शख्स है जो आरएसएस की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा है और कह रहा है कि हम आरएसएस की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहा है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है। रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गए हैं, राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता कर रहे हैं। मैं उनके साथ चल रहा हूं कन्याकुमारी से, इलेक्शन के लिए यात्रा छोड़ करके यहां पे आया हूं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि मैं घर नहीं बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि बुनियादी तब्दीली आए। ये जो कयादत 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 का नारा लगाने वाले आए हैं ना, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैं आपसे नई नस्लों बस इतना कह रहा हूं, ठीक है, खूब तकरीरें सुन ली होगी, खूब जुमले सुन लिए होंगे, खूब नारे लगा लिए होंगे, लेकिन सियासत बहुत समझदारी का खेल है। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब आप यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर में पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं, मैं इस दौर के गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं। तो मैं अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है मुल्क से नफरत खत्म हो। और यहाँ जो भाईचारा मैंने देखा है मांगरोल में, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, मैंने सुन रखा है। आप तमाम ऐसे लोग हैं जो मछुआरे समाज से हैं, खारवा समाज से हैं। आप जाते हैं समंदर में, समंदर से आपकी दोस्ती है और समंदरों से मोती निकाल के लाते हैं, मछली निकाल के लाते हैं। आप अपनी मेहनत से रोजगार कमाते हैं। मैं जानता हूं यहाँ नारियल की खेती करने वाले लोग हैं।
लेकिन आप मुझे बताइए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 27 साल में आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपकी खेती के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ताकि आपकी खेती में आपकी कमाई अच्छी हो सके। आपके लिए मछली उद्योग के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मछली पकड़ने वाले लोगों को कोई फायदा मिल सके। यहां तो हालत यह है गुजरात में कि हिलाने से पुल टूट जाता है। 135 लाशें बिछी हैं और टीवी चैनलों पे माहौल बनाया जा रहा है कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां से ट्रेन चलती है और भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां भाजपा की सरकार सड़क बनवाती है तो आप सड़क के उद्घाटन में नारियल फोड़ो तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। तो इस सच को नकारो। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। बस मैं बहुत तमाम जिम्मेदार यहां बैठे हैं, मैं अपने बड़ों से बस एक बात कह रहा हूं, मेरी इस बात को जहन नशीन करिएगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है और न वो बांस बचता है जिसकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इसे दिल में बिठा के रखिएगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचता है जो हवा को आंधी में तब्दील करता है और न वो बांस बचता है जलने से जिसकी आपस की रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। तो इस आपस की रगड़ से चिंगारी मत पैदा होने दीजिएगा, फूटिएगा मत, बिखरिएगा मत, सुनिए सबकी, लेकिन करिए आखिर में वही, क्योंकि मकसद बड़ा है, लड़ाई बड़ी है। जो सामने है उनके मंसूबे बहुत बुरे हैं, उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है और वो उस प्लानिंग में हमारे आपके अपनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे आपके अपने इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है भाजपा के सामने, और कोई नहीं लड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस किसी एक पार्टी नहीं है। यहां आपको हर इंसान मिलेगा, मोहब्बत से साथ रहने वाले लोग। निकलना है, अमरेली पहुंचना है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है मांगरोल वालों कि मेरे आने की लाज जरूर रखिएगा। पिछली बार आपने एक बड़े वोट से सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया। कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल। बाद में पहन लूंगा, मैं बाद में पहन लूंगा, वक्त बहुत कम है, मुझे सलाह लेने दीजिए। ये सारे लोग जो सुबह से इंतजार करें, मैं अभी एक एक पहनते हुए निकल जाऊंगा। अब तो मैं चाह रहा हूं कि बस जीत की माला पहने बाबू भाई, तब मैं समझूंगा कि मैंने असली वाली माला पहनी है। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, आसमां
जलती। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे भी खुसूसी तौर पे गुजारिश करता हूँ, इस बड़ी लड़ाई में आपको और आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार आप झेल रही हैं। रसोई गैस में जब आप गैस का सिलेंडर जलाती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरता है, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने जो 400 का सिलेंडर था उसे 1100 रुपए का कर दिया। रसोई का तेल सब्जी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए 200 रुपए के पार हो गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, दूध, दही, उस पे भी जीएसटी लगा दी। ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, इंसान को क्या छोड़ेंगे? मेरे भाई, इनकी महंगाई के खिलाफ वोट करिए। मोरबी में जो 135 लोग मारे गए हैं, उनके आंसुओं का जवाब लीजिए। इन्हें बताइए कि गुजरात बदलने जा रहा है। और अब आपके बीच में आए तो उनसे बस इतना कहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप बहुत समझदार हैं, चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूँ, सांसद बाद में हूँ, पहले शायर हूँ। शायर को छूट रहती है बात कहने की, तो शायर जब यूं बोल रहा है तो सुनिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मामरोल वालों, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। एक एक हाथ उठाइए बाबू भाई के समर्थन में, एक एक हाथ उठाइए। कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। ये आपका हाथ ताकत है इनकी, इन्हें जिताइए। और जीतने के बाद, जीत के जश्न में किसी प्रोग्राम में आऊंगा और आपसे बहुत सारी मुलाकात करूंगा। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हेलो આપણે સાંભળવાના છે બીજા વક્તા હવે હું કહું છું મૌલાના હનીફ સાહેબ ચડા પ્લીઝ બેઠો 10 મિનિટ 15 મિનિટ મહેમાનને જવા દો, મહેરબાની કરીને વિસ્તાર પૂછી શકે। મહેમાનને જવા દો, મહેમાનને રસ્તો કરી આપો પ્લીઝ, મહેરબાની કરો। મૌલાના હનીફ સાહેબ ચડા પ્રમુખ માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ રાજ્ય સમૂહ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व असहाबिहिल मुक़्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। व क़ाल तआला